हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर रत्ना सिंह। इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हम सभी ने 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशंस या पेयर ऑफ इक्वेशंस या समानांतरण समीकरण पढ़ा है। उन इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड या क्रैमर रूल अदर मेथड से सॉल्व करते हैं, तो उन्हीं इक्वेशंस को हमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। जब नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा होते हैं तो क्रैमर रूल या एलिमिनेशन मेथड के कंपैरिजन में मैट्रिक्स मेथड हमको बहुत इजी होता है। तो मैट्रिक्स मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, आइए देखें। हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस लेते हैं। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू C2। ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। सिमिलरली हम 3 वेरिएबल्स इक्वेशंस लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू D3। इस टाइप के साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है और इन्हीं इक्वेशंस को हमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, ax इक्वल्स टू b। इसमें a जो होता है वो होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इक्वेशन में 2 अननोन्स हैं, x और y। इन x और y अननोन्स के जो कोफिशिएंट्स हैं a1, b1, a2, b2, इन कोफिशिएंट्स को मिला के जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम डिफाइन करते हैं a। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस में कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो गया, a1, b1, a2, b2। सिमिलरली यदि ये 3 पेयर्स का हम इक्वेशन लें तो इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 अननोन्स हैं x, y, z और 3 अननोन्स के कोफिशिएंट्स क्या है, a1, b1, c1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में a2, b2, c2 और थर्ड इक्वेशन में a3, b3, c3। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। फिर सेकेंड मैट्रिक्स होता है x। x क्या होता है, अननोन मैट्रिक्स। तो इस इक्वेशन में जितने भी अननोन्स हैं x एंड y, तो उनको हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे और वो हो जाएगा हमारा अननोन मैट्रिक्स x। तो अननोन मैट्रिक्स यहाँ पर 2 अननोन्स हैं x एंड y, तो अननोन मैट्रिक्स हो गया x y। और यदि इस पेयर में हम लेंगे तो यहाँ पर 3 अननोन्स हैं x y z, तो अननोन मैट्रिक्स हो जाएगा x y z। अननोन मैट्रिक्स को हमेशा हम कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर थर्ड मैट्रिक्स है इसमें b। b क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो राइट हैंड साइड में 2 कांस्टेंट्स हैं c1 और c2, तो इन c1 और c2 का कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, b। सिमिलरली इस पेयर में कांस्टेंट मैट्रिक्स b क्या हो जाएगा, यहाँ 3 कांस्टेंट्स हैं d1, d2 एंड d3, तो कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया d1, d2, d3। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ax इक्वल्स टू b, इसमें a होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x अननोन मैट्रिक्स और b कांस्टेंट मैट्रिक्स। और फिर इन इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम 2 टाइप्स में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है b, यदि इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज 0 हैं। मान लीजिए यहाँ पर c1 और c2 के प्लेस पर वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन। और यदि इनमें कोई भी एक वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है या सारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज है, तब इक्वेशन क्या हो जाती है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने 2 टाइप्स में डिफाइन किया।
फर्स्ट टाइप हो गया हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस और सेकेंड टाइप हो गया होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या हुए, जिसमें इस कांस्टेंट मैट्रिक्स की सारी वैल्यू क्या होती है, 0, और उसके अलावा जो भी इक्वेशंस हैं वो क्या हो गई, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पर यदि C1 C2 ये दोनों वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनियस। वैसे इस पेयर ऑफ इक्वेशन में यदि D1 D2 D3 तीनों वैल्यूज क्या हो जाए, 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन। पर यदि उसमें कोई एक वैल्यू भी नॉन जीरो है तब वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे, बाकी होमोजीनियस इक्वेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अभी हम आ जाएं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पर। जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालते हैं मतलब इस इक्वेशन में जितने भी अननोन टर्म्स हैं, जैसे ये पेयर लिया तो यहाँ पर 2 अननोन टर्म्स हैं x एंड y। सिमिलरली यदि हम इस पेयर को लेंगे तो यहाँ पर 3 अननोन टर्म्स हैं x y z। तो इन अननोन्स की हमको वैल्यू फाइंड करनी होती है। अननोन की वैल्यू फाइंड करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशंस का या तो सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि इक्वेशंस का सॉल्यूशन है मतलब हम क्या बोलते हैं उनको, कंसिस्टेंट इक्वेशन। यदि इक्वेशंस का सॉल्यूशन है मतलब इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट। और यदि इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है तब इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। तो नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशंस 2 टाइप्स के हो गए, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यदि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब इक्वेशंस क्या हो गई, कंसिस्टेंट। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तब इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। यदि सॉल्यूशन नहीं है तब तो क्वेश्चन वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। पर यदि सॉल्यूशन है तो किस टाइप का है, हमने पढ़ा है यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो यदि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो यहाँ पर 2 टाइप्स के सॉल्यूशन हो जाएंगे। पहला होगा यूनिक सॉल्यूशन और सेकेंड टाइप हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, चेक करना है कि हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है, होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस। यदि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तो हम चेक करेंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। यदि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो हमारा क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाएगा। पर यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तब हम चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का है, यूनिक सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन। और फिर उसके बाद यदि हमारा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन है, हमने चेक कर लिया, तब आप इक्वेशंस को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो मैट्रिक्स मेथड में हम ये कैसे करते हैं उसको हम इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर हम 3 इक्वेशंस का लेकर सॉल्व करेंगे और सिमिलरली जैसे यदि हमने 3 इक्वेशंस किया है वैसे ही आपके पास जितने भी सेट ऑफ इक्वेशंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो सेम मेथड से। तो यहाँ हमने 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड थर्ड इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। अब इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, ax इक्वल्स टू b। तो इसमें a हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो x y z के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इस मैट्रिक्स में आ जाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे,
अननोन मैट्रिक्स, तो अननोन मैट्रिक्स में इसमें 3 अननोन्स हैं x, y एंड z। तो अननोन मैट्रिक्स हो गया x, y, z। और थर्ड है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट्स हैं d1, d2, d3। तो मैट्रिक्स फॉर्म है ax इक्वल्स टू b। a इसमें हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x अननोन मैट्रिक्स और b कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना होता है, इस a और b को कंबाइन करके हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे c। c इज कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b। तो आपको A मैट्रिक्स के प्लेस पर उसके एलिमेंट्स लिखना है और B मैट्रिक्स के प्लेस पर उसको लिखना है, और जब ये दोनों को कंबाइन कर दिया तो मैट्रिक्स क्या हो गया, C। इस C मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस C मैट्रिक्स को हम बनाएंगे तो यहाँ पर पहले तो हम A मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स लिख दें, तो ये हो जाएंगे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। फिर ये कोलन लगा रहे हैं तो ये कोलन हमारे B मैट्रिक्स को अलग से आइडेंटिफाई कर देता है, तो D1, D2, D3। तो ये हमारा A मैट्रिक्स हो गया, ये B हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, C मैट्रिक्स। अब इस C मैट्रिक्स को आपको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो मैंने आपको एशेलॉन फॉर्म मेथड बताया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। उस मेथड को अप्लाई करके हम इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रैंक ऑफ A फाइंड करेंगे और रैंक ऑफ C फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या आ जाएगा, जब आप मैट्रिक्स में रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। हाँ, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है कि जब हम इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, इसमें कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई नहीं करते हैं। कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, x, y और z के कोफिशिएंट्स को। तो यदि हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे मतलब हम x वेरिएबल और y वेरिएबल के टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो हम x प्लस y को 2x प्लस या 2y इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हम कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई नहीं करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि x के साथ x के टर्म्स x ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, y के साथ y के टर्म्स। x और y के टर्म्स को सिंप्लीफाई करके आप एक कंप्लीट आंसर नहीं दे सकते हो, इसलिए यहाँ पर कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई नहीं होंगे, आप सिर्फ रो ऑपरेशंस अप्लाई करोगे। रो ऑपरेशंस अप्लाई करके मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि C में जब हम रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या आ जाएगा, A1, B1, C1, D1, फिर 0, B2 डैश, C2 डैश, D2 डैश, 0, 0, C3 डैश, D3 डैश। यहाँ पर डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस को हम इस डैश के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यदि हम मैट्रिक्स में सिर्फ कोलन के पहले वाला पार्ट देखें तो ये हमारा मैट्रिक्स A है, तो इससे हमको रैंक ऑफ A मिल जाएगा। और जब हम होल मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, C, उससे हमको क्या मिलेगा, रैंक ऑफ C। तो ये कोलन के पहले जितने भी कॉलम्स हैं उसको देखकर हम रैंक ऑफ A फाइंड कर लेंगे, और कंप्लीट मैट्रिक्स को देखकर हम क्या फाइंड करेंगे, रैंक ऑफ C। और उसी बेस पर हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो गिवन सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। यदि दोनों का रैंक क्या आ रहा है, इक्वल, रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ C, तब इक्वेशंस कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन होगा
और यदि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी है, तब इक्वेशंस कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी के अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। दोनों का रैंक इक्वल है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे, और यदि दोनों का रैंक नॉट इक्वल है तब इक्वेशंस कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। अब यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमको चेक करना है कि सॉल्यूशन किस टाइप का है, यूनिक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमको क्या चेक करना होगा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी ये दोनों तो इक्वल है। अब क्या ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है? एन यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स जैसे यहाँ पर 3 अननोन्स हैं, एक्स वाई जेड, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स क्या हो गए? 3। तो यदि ये रैंक ऑफ ए और सी 3 के इक्वल है तब यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और सेकेंड कंडीशन इसमें क्या होगी कि दोनों का रैंक तो इक्वल है पर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है। लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तब सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स मतलब जब हम दोनों का रैंक निकालेंगे वो रैंक जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स हैं उनसे कम होगी, तब सॉल्यूशन किस टाइप का होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा। तो नॉर्मली मेनी सॉल्यूशन के केस में जब हम मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट रो या लास्ट 2 रोज क्या हो जाते हैं? 0। तब सॉल्यूशन कैसा होता है? मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको जब सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मेन पॉइंट आपको ये करना है कि पहले तो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में फिर ए और बी को कंबाइन करके आप मैट्रिक्स सी फॉर्म करोगे। सी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम ये कोलन के पहले का पार्ट देखेंगे तो वो क्या शो करेगा? मैट्रिक्स ए। तो उससे हमको रैंक ऑफ ए मिल जाएगा, और कंप्लीट मैट्रिक्स को देखने से हमको क्या मिलेगा? रैंक ऑफ सी। अब जब हमने दोनों का रैंक फाइंड कर लिया तो हमको चेक करना है कि दोनों का रैंक इक्वल है कि नॉट इक्वल है। यदि रैंक इक्वल है मतलब इक्वेशंस कैसे है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है मतलब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी है मतलब इक्वेशंस कैसे हुए? इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है मतलब कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हमको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। पर यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तब हमको चेक करना होगा कि सॉल्यूशन किस टाइप का है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? हम दोनों का रैंक तो इक्वल है, अब हमको चेक करना है कि ये रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है कि उससे कम है। यदि रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है तब सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होगा तब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन। फिर जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि सॉल्यूशन किस टाइप का है तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये जो सिंप्लीफाइड सी मैट्रिक्स है इससे ए मैट्रिक्स को हम ए के प्लेस पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम ए के प्लेस पर लिख दें A1 B1 C1 0 B2 डैश C2 डैश 0 0 C3 डैश। अननोन मैट्रिक्स हम लिखेंगे X Y Z और कांस्टेंट मैट्रिक्स है D1 D2 डैश D3 डैश।
तो ये सिंप्लीफाइड सी मैट्रिक्स से हमने ए और बी के प्लेस पर वो मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमको इक्वेशंस मिल जाएंगे, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z और इक्वल्स टू d1। फिर सेकेंड रो को जब कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड इक्वेशन होगा b2-y प्लस c2-z इक्वल्स टू d2। और थर्ड रो को जब आप कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड इक्वेशन आपका हो जाएगा c3-z इक्वल्स टू d3। तो इस टाइप की आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से हम x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमको थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और जब y और z की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा x, y और z की वैल्यूज आ जाएंगी और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होंगी। इसमें जब मिनी सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी तब क्या होगा, लास्ट रो मैंने बताया, लास्ट रो या लास्ट टू रोज जो भी हैं वो क्या हो जाएंगी, 0। तो उस कंडीशन में हमको या तो 2 इक्वेशंस मिलेंगी या सिंगल इक्वेशन मिलेगी। तब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 2 इक्वेशंस मिल रही हैं, 2 इक्वेशंस मिल रही हैं और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 हैं। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है कि हमारे पास 3 पर्सन्स हैं और 2 चेयर्स हैं, तो नेचुरल है कि किसी एक पर्सन को खड़े रहना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर 3 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट। तो हम z की वैल्यू k के टर्म्स में पुट करेंगे तो हमको y भी k के टर्म्स में मिल जाएगा, और जब y और z की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x भी हमको किसके टर्म्स में मिल जाएगा, k के टर्म्स में। तो ये सिचुएशन कब होती है, जब सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, मैनी सॉल्यूशन। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि मैनी सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन हमको कांस्टेंट के टर्म्स में मिलेगा, ठीक है। अब यदि लास्ट 2 रोज 0 हो जाती है, ये दोनों ही रो 0 हो जाती है, तो हमको सिंगल इक्वेशन मिलेगी। सिंगल इक्वेशन में अब 3 अननोन्स हैं और इक्वेशन 1 है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 अननोन्स, मान लीजिए z को और y को हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। z इक्वल्स टू k1 और y इक्वल्स टू k2। तब हमको x किसके टर्म्स में मिल जाएगा, k1 और k2 के टर्म्स में। तो मैनी सॉल्यूशन हमेशा हमको कांस्टेंट के टर्म में मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको x y z की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रोसीजर को अप्लाई करके हम किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, एंड थर्ड इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1। अब इन 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम सबसे क्या काम करते हैं, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म है ax इक्वल्स टू b। a इसमें क्या होगा, x y z के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, x अननोन मैट्रिक्स और b कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में x y z तीनों के कोफिशिएंट्स क्या है, 1, तो हमारा फर्स्ट रो हो गया 1 1 1। सेकेंड इक्वेशन में x y और z के कोफिशिएंट है 1 -1 1, तो सेकेंड रो होगा 1 -1 1। थर्ड रो में कोफिशिएंट्स हैं 2 1 एंड -1, तो थर्ड रो 2 1 -1। तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x अननोन मैट्रिक्स, तो इक्वेशंस में 3 अननोन्स हैं x y z, तो अननोन मैट्रिक्स हो गया x y z।
फिर B है कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स हैं 6 2 1, तो B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए 6 2 1। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब A और B इन टू मैट्रिक्स को कंबाइन करके हम मैट्रिक्स C फॉर्म करेंगे, तो C इज कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। तो A मैट्रिक्स के प्लेस पर हम उसके एलिमेंट्स लिख दें 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। अब इसमें एक और कॉलम ऐड कर दें B मैट्रिक्स का, तो ये हो जाएगा 6 2 1। तो A और B दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन कर दिया तो मैट्रिक्स C फॉर्म हो गया। अब इस मैट्रिक्स में हम ओनली रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और रो ऑपरेशंस अप्लाई करके मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जैसे आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एशलॉन फॉर्म में किया है। तो उसी प्रोसीजर को अप्लाई करके हम रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ C फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट रो यूज़ करते हैं। हम चेक करते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है। अब इस फर्स्ट रो का यूज़ करके बाकी रोज के हम फर्स्ट एलिमेंट 0 कर दें, तो इसके लिए ऑपरेशन हो जाएगा R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस ट्वाइस R1। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा 0। अब इस मैट्रिक्स में हम ये ऑपरेशन से अप्लाई कर दें, तो हम फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए उसको एज इट इज लिखेंगे 1 1 1 6। सेकेंड रो में हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 -1 0 -1 -1 -2 1 -1 0 and 2 -6 -4। थर्ड रो में ऑपरेशंस क्या होंगे, R1 के एवरी एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर R3 माइनस ट्वाइस R1 करना है, तो 2 -2 0 1 -2 -1 -1 -2 -3 and 1 -12, तो 1 -12 इज -11। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट रो यूज करके बाकी रोज के फर्स्ट एलिमेंट 0 कर दिए। अब हमको सेकेंड रो यूज करके बाकी रोज के सेकेंड एलिमेंट 0 करने होते हैं, तो यहाँ पर हम इंटरचेंज करें या डायरेक्ट थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करने पर एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ ऑपरेशन होगा R3 रिप्लेस बाय ट्वाइस R3 माइनस R2। तो फर्स्ट और सेकेंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया इसलिए हम उसको एज इट इज लिख देते हैं -2 0 -4। थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई कर दें। ऑपरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड रो के एवरी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 × 2 -1 × 2 -3 × 2 एंड -11 × 2। तो थर्ड रो के एवरी एलिमेंट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब उसको R2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो R2 के एलिमेंट्स हम लिख दें 0 -2 0 -4। अब इन एलिमेंट्स को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 -0 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी नेगेटिव साइन है वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन क्या होंगे नेगेटिव। तो -2 + 2 0 -6 -0 इज -6 और -22 + 4 इज -18। तो थर्ड रो हमारा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 0 0 -6
18। तो अब आप देखिए मैट्रिक्स हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स से रैंक फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ जब हम कंप्लीट मैट्रिक्स देखेंगे तो हमको रैंक ऑफ सी मिलेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है हमारा, सी। तो यहाँ 3 रोज हैं और ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल के बिलो का एवरी एलिमेंट क्या है, 0। तो मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया, 3, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3। फिर लास्ट कॉलम को हम हाइड कर दें तो हमको सिर्फ इतना मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ए। तो ये भी हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है और यहाँ पर भी ये नॉन जीरो रोज कितने हुए, 3, क्योंकि कोई भी रो इस मैट्रिक्स में नहीं है ऐसा जिसके एवरी एलिमेंट क्या हो, 0। तो नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 3। तो जब हम इसको हाइड करके देख रहे हैं तो ये मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का रैंक भी क्या है, 3। तो दोनों मैट्रिक्स का रैंक 3 है, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी। और जब दोनों का रैंक इक्वल होता है मतलब इक्वेशंस कैसे हैं, कंसिस्टेंट। इक्वेशन कंसिस्टेंट है मतलब इन 3 इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब हमको चेक करना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर दोनों का रैंक कितना है, 3 है और नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, 3x y z। तो रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर आर नोटेशन जो होता है वो रैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो R मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, ये दोनों किसके इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स के। तो सॉल्यूशन हमारा किस टाइप का हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन क्या लिखा था, Ax इक्वल्स टू b। तो इस इक्वेशन में हम सिंप्लीफाइड सी मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स को ए के प्लेस पर पुट कर देंगे, बी मैट्रिक्स को बी के प्लेस पर पुट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स सिंप्लीफाइड क्या है, 1 1 1 0 -2 0 0 0 -6 और अननोन मैट्रिक्स है हमारा x y z। कांस्टेंट मैट्रिक्स B को B के प्लेस पर लिख दें तो 6 -4 -18। अब यूनिक सॉल्यूशन है मतलब हमको x y z की सिंगल वैल्यूज मिलेंगी। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, इनसे अब हमको इक्वेशंस फॉर्म करना है। तो जब हम फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x 1 × y 1 × z। तो x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × x -2 × y प्लस 0 × z इक्वल्स टू -4। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा 0 × x प्लस 0 × y -6z इक्वल्स टू -18। तो ये दोनों में तो कोफिशिएंट 0 है मतलब वो टर्म हमारे क्या हो गए, 0। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन से हमको मिल रहा है -6z इक्वल्स टू -18। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करके z की वैल्यू फाइंड कर लें तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। अब इस z की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ तो ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन में x और z के कोफिशिएंट 0 है तो डायरेक्ट हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन है -2y इक्वल्स टू -4, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2। यदि यहाँ पर z का टर्म होता तो हम z की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते। अब y और z की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y के प्लेस पर हम वैल्यू 2 पुट कर दें, z के प्लेस पर 3 इक्वल्स टू 6।
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका हुआ 5 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 6 माइनस 5 इज 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। तो इस तरीके से प्रोसीजर को अप्लाई करके हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड कर ली। यदि हमारे किसी क्वेश्चन में दोनों का रैंक यहाँ पर ही शो हो जाए कि नॉट इक्वल है, रैंक ऑफ C 3 हो जा रहा है, रैंक ऑफ A 2 या 1 हो जा रहा है, तो दोनों का रैंक क्या होगा, नॉट इक्वल। तो उस कंडीशन में इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट, और इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर अप्लाई करके आप किसी भी टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।